नमस्कार दोस्तों, तो आइए अब पार्ट 5 के एक और टॉपिक को आज यहाँ पे हम पढ़ते हैं और वो टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, अर्थात मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पद या सबसे बड़ी पोस्ट है इंडिया के प्रेसिडेंट की। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट की या उपराष्ट्रपति की, और जो तीसरा पद है भारत का सबसे बड़ा वो है प्रधानमंत्री का। तो यहाँ पे हम समझेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में। इसको समझने के लिए हमें केवल 3 आर्टिकल पढ़ने हैं, 74, 75 और 78, 74, 75 एंड 78। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 74 में क्या लिखा है। आर्टिकल 74 में लिखा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू aid and advise the prime minister and PM will be its head। राष्ट्रपति की सहायता, एड मतलब सहायता, एंड एडवाइस और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका हेड या उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यही आर्टिकल 74 में कहा गया है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में डिफाइन है, तो आप कहोगे आर्टिकल 74 में, बिकॉज यहाँ पे बात ही की गई है पीएम विल बी हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर कोई आपसे ये भी कहे कि मंत्री परिषद के बारे में जहां बात की गई है, तो वो भी आर्टिकल 74 में बात की गई है। तो हमें 75 या अनुच्छेद 75 ये कहता था, पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द पीएम। और फिर वो प्रधानमंत्री की सलाह से, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पीएम की नियुक्ति सबसे पहले राष्ट्रपति करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर की ही सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और फिर उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस आर्टिकल से एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री से जुगाड़ होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति किसी को मंत्री नहीं बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो जो है वो देता है, उसे पोर्टफोलियो एलोकेटर कहते हैं। प्रधानमंत्री एक्चुअल में कैबिनेट का हेड होता है, अर्थात आपको विभाग भी वही देता है और कैबिनेट का हेड होता है। और अब आप जान लीजिए कि टोटल मिनिस्टर्स कितने होते हैं, मंत्री कितने हो सकते हैं। टोटल मिनिस्टर्स या कुल मंत्री हो सकते हैं 15% ऑफ पीपुल्स हाउस। ठीक है, जो जनता का हाउस है, पीपुल्स हाउस, अर्थात लोकसभा जो है उसका 15%। अब अगर मान लो कि भारत की संसद में इस समय जो पीपुल्स हाउस में सदस्यों की संख्या वो है 550, लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है 550, तो इसका 15/100 कर लेंगे और इस तरह से आ जाएगा 82.5। अर्थात भारत सरकार के पास 83 मंत्री हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। ठीक है, तो 83 मंत्री हो सकते हैं अभी, क्योंकि पीपुल्स हाउस लोकसभा में जो है वो टोटल 550 सदस्य, ठीक है, संसद के लोकसभा में। इसीलिए भारत सरकार के यूनियन में कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं टोटल। ठीक है, यूनियन में जो यूनियन की सरकार उसके पास कुल 83 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे राज्य विधानसभाओं के लिए नियम है, नियम यही है 15%, उसके लिए आर्टिकल्स अलग है। तो जितने विधानसभा में सीटें हों उसका 15% वहां भी नियम चलेगा। तो भारत सरकार में मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है 83, अभी इससे कमी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 83 हो सकते हैं। आर्टिकल 78 या अनुच्छेद 78 कहता है, ड्यूटीज ऑफ पीएम विद रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा सूचनाएं देना। ठीक है, पीएम टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट आर डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट या मंत्री परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। पीएम राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई अगर निर्णय लिया है तो उसके बारे में राष्ट्रपति को जो सूचित करता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि जो पीएम है इज ए लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, जो एक दूसरे के फैसले से एक दूसरे को क्या करता है, सूचित करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति को जो सूचनाएं देता है वो होता है हमारा कौन, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए 3 आर्टिकल हैं, केवल 3 आर्टिकल आपको समझने हैं, और अगर एक आर्टिकल आपको 70 समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो 3 बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 75, 74 और 78, 74, 75, 78, इसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कवर किए गए हैं। आइए समझते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की पावर एंड फंक्शन के बारे में, अर्थात प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य के बारे में, कि उसके पास कितनी शक्ति होती है, क्या पावर होती है, और वो क्या फंक्शंस या ड्यूटीज करता है। पहले समझ लीजिए कि वो लीडर ऑफ द कंट्री होता है, अर्थात वो देश का नेता होता है, कंट्री को कंट्री के हेड की तरह काम करता है। भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो बेसिकली सारे काम प्रधानमंत्री को करने होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति केवल नॉमिनल पावर का अधिकारी होता है, नाम का केवल हेड होता है। मेनली कंट्री का हेड कौन होता है, कंट्री का हेड वही होता है, लेकिन नॉमिनल हेड राष्ट्रपति होता है, लेकिन मेन पावर यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री। दूसरा है पोर्टफोलियो एलोकेटर, जो मंत्री लोग होते हैं, मंत्री को शपथ मंत्री के तौर पर राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन उसको कौन सा व्यवहार मिलेगा ये तय करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के व्यवहार तय करता है या उनका पोर्टफोलियो तय करता है, इसलिए उसको पोर्टफोलियो एलोकेटर कहा जाता है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का वो मुखिया होता है, अर्थात मंत्री परिषद में कोर्ट क्या डिसीजन लिया जाएगा और उसमें क्या होगा वो सब कुछ ज्यादातर प्रधानमंत्री तय करता है। मंत्री परिषद की बैठकों का चेयरमैन भी, हेड भी वो प्रधानमंत्री होता है, और कई बार मंत्री परिषद को अपनी सलाह मशविरा और सुझाव और आर्डर्स भी दे सकता है, क्योंकि वो मंत्री परिषद का क्या है, चेयरमैन या हेड होता है। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, देश का प्रतिनिधि होता है वो इंटरनेशनल फोरम्स पर, जहां पर भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाता है तो वो देश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देश को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है कंट्री का। लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, ये मैंने पीछे बताया था कि वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है, और मंत्री परिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता रहता है। इसके अलावा चीफ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो है वो प्रधान सलाहकार होता है। अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह मशविरा कुछ करना होता है तो सबसे पहले वो पीएम से ही बात करता है, इसलिए उसे चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहा जाता है। प्रधानमंत्री निम्न विभागों का मुखिया होता है, ही इज हेड ऑफ फॉलोइंग अथॉरिटीज। सबसे पहले समझ लीजिए नीति आयोग का हेड होता है, जैसे पहले योजना आयोग था तो उसी की जगह पे नीति आयोग आया, प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी हेड है और उसका मुखिया है। इसके अलावा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, परमाणु नियंत्रण उपक्रम का भी हेड है प्रधानमंत्री। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, भारत के पास जो परमाणु हथियार है, आपको पता होगा भारत एक परमाणु संपन्न देश है, भारत के पास एटॉमिक बम्स है, तो भारत में एटॉमिक बम्स को कंट्रोल करने के जो डिवाइस है, अर्थात ये कह सकते हैं कि एटॉमिक बटन है, वो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होती है। जैसे अमेरिका में अगर किसी देश में परमाणु बम फोड़ना होगा तो वहां पे प्रेसिडेंट ये निर्णय लेगा, लेकिन इंडिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एटॉमिक बम की बटन नहीं होती। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हेड यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, मंत्री परिषद में जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसका भी हेड ये प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है उसका भी मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बार्क नाम का संगठन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सीधे रिपोर्ट करते हैं इनके साइंटिस्ट प्रधानमंत्री को, इसके लिए और कोई मंत्री नहीं है। तो एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा विभाग ये जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से सीधे जो है प्रधानमंत्री के अंडर में था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, अंतरिक्ष विभाग और जो है पर्सनल या कार्मिक विभाग, ये भी प्रधानमंत्री के अंडर में सीधे होते हैं।
आपको पता होगा कि इसरो इसमें काम करने वाली बड़ी संस्था है और इंदिरा जी के जमाने से इसने ठीक से ज्यादा काम करना शुरू किया। वैसे इसकी फाउंडेशन का श्रेय जो है जवाहरलाल नेहरू को थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो उसका नाम इसरो नहीं होता था, लेकिन शुरुआत उन्होंने कर दी थी 1969 से इसरो ने इसरो के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन बेसिकली वो संस्था बहुत पहले ही बनाई जानी शुरू कर दी गई थी। तो ठीक है, तो इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो अंतरिक्ष विभाग है और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसका भी हेड प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन विभाग, जो पेंशन विभाग है और जो पब्लिक ग्रीवेंस या जन सुनवाई या जन सूचना या कह सकते हैं जनता की समस्या से जो निदान से विभाग हो रहा है, इस सभी विभागों का मुखिया या हेड कौन होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो आपको इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है कि इन विभागों का हेड कौन है, पीएम है। एलिजिबिलिटी फॉर प्राइम मिनिस्टर या मंत्री या प्रधानमंत्री, सबके लिए यही बात है, ठीक है। मंत्री या प्रधानमंत्री होने की योग्यता है, पीएम के साथ साथ मिनिस्टर्स भी लिख सकते हैं। मंत्री और प्रधानमंत्री होने के लिए क्या योग्यता है? पहला तो वो भारतीय हो, इंडियन हो, ज्यादा योग्यता की जरूरत ही नहीं है। दो चीज, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बने वो इंडियन हो, उसके अलावा वो आइदर लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, अर्थात या तो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, इसके अलावा कोई योग्यता चाहिए नहीं। इंडियन हो या फिर लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो। अब एक बात समझ लीजिए, लोकसभा में इलेक्ट होने की मिनिमम एज है 25 साल और राज्यसभा में इलेक्ट होने की मिनिमम एज है 30 साल। तो कोई भी व्यक्ति जो कि 25 साल का हो और वो लोकसभा का चुनाव जीता हो और इंडियन हो, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। अगर कोई आपसे कहे कि मिनिमम एज का पीएम कौन हो सकता है, तो आप कहोगे 25 साल का। एक इंडियन लड़का 25 साल का हो या लड़की हो, कोई भी हो, इंडियन हो और 25 साल का हो और लोकसभा से इलेक्ट होकर अगर आ जाए तो वो क्या हो सकता है? भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। इनकेस अगर वो लोकसभा से इलेक्ट नहीं हो पाया है तो उसकी एज फिर कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल, क्योंकि फिर वो राज्यसभा से आया होगा और राज्यसभा से आने की उम्र ही कितनी है? 30 साल है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि अगर यही नियम मंत्रियों के लिए भी है, मंत्री होने के लिए भी इंडियन होना जरूरी है और या तो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो। तो अगर आपसे कोई कहे मिनिमम एज का मंत्री भी कितने का हो सकता है, तो कम से कम 25 साल का और वो लोकसभा से इलेक्ट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि राजीव गांधी बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है, तो इसके लिए नियम है, या ये कह सकते हैं कि कई बार कई लोग हार जाते हो पहले मंत्री बना दिए जाते हैं। इसके लिए नियम ये है कि कोई भी एक इंडियन आदमी 25 साल का हो तो उसे मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, अगर वो बहुमत दल का नेता हो, अर्थात सारी पार्टी जो रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी की पार्टी है अगर उसे अपना नेता चुन ले। मान लो कि मैं हूं, मैं सड़क पर टहल रहा हूं ऐसे और जो मेजोरिटी की पार्टी है वो देखे बोले बढ़िया भाई ये लड़का बड़ा अच्छा है और 25 साल का तो मैं हूं, तो मुझको ले जाके प्राइम मिनिस्टर बना दे, ठीक है। ऐसे ही जो इंदिरा जी के बेटे थे राजीव, उनको कांग्रेस ने बहुमत से अपना पीएम इलेक्ट कर लिया आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके जो बड़े बेटे थे राजीव, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। इसके लिए नियम है कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर विद इन 180 डे या तो आप लोकसभा से इलेक्ट हुआ है या राज्यसभा से इलेक्ट हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, कई बार चुनाव हार जाते हैं या किसी को सीधे अगर पीएम या मंत्री बना दिया जाता है, यही सीएम और मंत्री राज्यों के लिए भी लागू होता है, तो उसको 6 महीने के अंदर आइदर हाउस से इलेक्ट होना कंपल्सरी होता है। 6 महीने तक वो मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकता है। अगर वो आइदर हाउस से इलेक्ट होकर आ जाता है तब तो उसका पद बरकरार रहेगा, नहीं तो उसका पद क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की योग्यता ये समझ गए होंगे आप। मिनिमम एज का प्रधानमंत्री कितने साल का हो सकता है? 25 साल का। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं और यहां से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। भारत में सबसे लंबे समय के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 16 साल 9 महीने 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ये भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक अपनी मृत्यु तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और पद पर ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके पहले ये इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के रूप में भी काम कर चुके थे, जिसका मैंने बात किया था आपसे, इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में। तो भारत में सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। ये भी जान लीजिए कि भारत में जवाहरलाल नेहरू कई सारे प्रोग्राम्स के जनक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने
उस समय 90-99% भारत की जनता जो है वो अति गरीब थी, बहुत ही बुरी हालत में देश छोड़ के अंग्रेज गए थे। भारत में 18% जो है वो लिटरेसी रेट या साक्षरता दर थी। उस समय भारत में जवाहरलाल नेहरू भारत को अनाज संकट से निकालने के लिए जूझ रहे थे। इसीलिए पहला जो 5 ईयर प्लान दिखता है आपको, पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें नेहरू जी ज्यादातर कृषि के क्षेत्र पर फोकस है, एग्रीकल्चर के लिए बात करते हुए दिख रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, पहली पंचवर्षीय योजना है, उसका क्रिटिसिज्म किस आधार पर कर सकते हैं, उसकी आलोचना किस आधार पर कर सकते हैं, तो उसमें ये कि नेहरू उसमें केवल एग्रीकल्चरल सेक्टर पर फोकस करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब के रीजन में बाढ़ से बचाने और वहां पर खेती को समृद्ध करने और खेतों में इरिगेशन की योजनाएं लाने के लिए भाखड़ा नांगल डैम जैसी बड़ी परियोजना शुरू की। भाखड़ा नांगल डैम के उद्घाटन के टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये डैम जो है ये लोकतंत्र के मंदिर साबित होंगे। बहुत सारे भारत में उसके बाद एक के बाद एक कई सारे डैम बनाए गए। तो भारत का नेहरू सरकार में बनाया गया पहला डैम क्या है, भाखड़ा नांगल डैम। जवाहरलाल नेहरू जब पहले 5 ईयर प्लान में है तो एग्रीकल्चर पे फोकस है। जैसे ही 5 ईयर प्लान पहला बीता, जवाहरलाल नेहरू अब की बार इंडस्ट्रियलाइज पे फोकस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब जवाहरलाल नेहरू की आई ना, तो हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस है। इसी के क्रम में भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो बनाया गया, दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है वो बनाया गया, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारे जवाहरलाल नेहरू के मॉडल के आधारित है। अलग अलग देशों के टाइअप के साथ बनाए हैं। इसको इकोनॉमिक्स में कभी बात करेंगे, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत को टेक इंडस्ट्री का हब बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा वो सीरियस है। इसीलिए वो पश्चिम बंगाल के एक जिले में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिसका नाम देते हैं IIT। और पहला IIT भारत का जो बनता है वो है IIT खड़गपुर। उसकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, उस समय एक जेल हुआ करती थी वहां पर, उसी जेल को IIT में कन्वर्ट कर दिया गया। कई लोगों को जानकारी ही नहीं होगी कि भारत का पहला IIT जो है वो एक जेल से शुरू किया गया था। वो पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला है, ठीक है, तो वहीं से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग PM है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी उनके ऊपर है। एक्टिंग प्रधानमंत्री, कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया गुलजारी लाल नंदा साहब ने। एक बार जब नेहरू जी की मौत हो गई तब भी उन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई तब भी उन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो बड़े बड़े पदों पर रहे, भारत के डिप्टी PM भी रहे वो, और इसके अलावा वो भारत की गृह मंत्री भी रहे गुलजारी लाल जी। भारत में महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है, और वो है नेहरू जी की बेटिया इंदिरा गांधी। इसके अलावा फर्स्ट नॉन कांग्रेसी PM, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोरारजी भाई देसाई। ठीक है, आज के गुजरात से, सूरत से आने वाले मोरारजी भाई देसाई सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। जिस समय वो प्रधानमंत्री बने उस समय उनकी उम्र है 81 साल। ठीक है, काफी ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी भाई देसाई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि हमें PM बनना है, PM बनना है, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है के कामराज उनको PM नहीं बनाना चाहते थे, तो उनको ऐसा PM चाहिए था जो उनका ऑर्डर फॉलो करे, और मोरारजी देसाई इस रूट के, इस मूड के आदमी नहीं थे। इनकी 2 खास बातें हैं। इनके टाइम पर नोटबंदी की गई, 5000 और 10,000 के नोट मोरारजी देसाई की सरकार ने बंद कर दिए। दूसरा, पूरे देश, पूरे भारत में अगर किसी प्रधानमंत्री ने शराबबंदी की तो उसका नाम है मोरारजी भाई देसाई। शराबबंदी पूरे देश में लागू करने वाले प्रधानमंत्री का नाम है मोरारजी देसाई। लेकिन एक और रिकॉर्ड इनके नाम पे है, वो उसकी कहानी बड़ी विवादित है। मोरारजी देसाई भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द पाकिस्तान मिला हुआ है, जिसे निशाने पाक कहा जाता है। उनको निशाने पाक पहले मिला, उसके बाद भारत रत्न मिला। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई हैं। इंदिरा की इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई, उसके हेड या उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये नॉन कांग्रेसी सरकार थी। प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से आने वाले प्रधानमंत्री हैं
पीवी नरसिम्हा राव। पहले प्रधानमंत्री जो दक्षिण भारत से आए उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद तो एच डी देवेगौड़ा भी है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जो साउथ इंडिया से आया उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। ये पहले हैदराबाद के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव सहायक का भी अच्छा कार्यकाल रहा। इनको इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाया। एलपीजी प्लांट इनके ही वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे, और भारत जब डिफॉल्ट होने की कंडीशन में था उस बुरे समय में नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो कि मनमोहन सिंह की नीति थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर के, उसके माध्यम से देश की काफी ज्यादा भलाई की और देश को डिफॉल्ट होने से बचाया। इसके साथ ही पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गांधी जी के सपने को साकार करते हुए संविधान में शेड्यूल 11 और 12 जुड़वाया, पंचायती राज और नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल कई चीजों के लिए जाना जाता है। कुछ विवादों से भी जुड़ा इनका कार्यकाल रहा, जैसे कि राम मंदिर वाली जगह पे जो ढांचा था एक, ठीक है, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, विवादित ढांचा, वो तोड़ा गया नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम पर। और एक स्कैम बड़ा भारी खुल के आया जिसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ आरोप लगा है। तो पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत के थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, आपको पता होगा कि इंदिरा जी के उत्तराधिकारी के तौर पर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था वो राजीव गांधी नहीं थे, क्योंकि इंदिरा जी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने विदेश में शादी कर ली थी। वो कॉमर्शियल ट्रेड पायलट थे, तो वो अपना जीवन बाहर ही बिताना चाहते थे। इंदिरा जी के उत्तराधिकारी के रूप में संजय को प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 1980 में एक प्लेन दुर्घटना में संजय की मौत हो गई। उसके बाद अचानक से 1984 में खालिस्तानी मूवमेंट का विरोध करने की वजह से सिखों के निशाने पर कौन आ गई? इंदिरा गांधी। और फिर 84 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 60 गोलियां सीधे इंदिरा जी के शरीर में उतर गए थे। तो इस तरह से उनके बड़े बेटे राजीव गांधी अचानक से पीएम बना दिए गए, ठीक है। तो राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत अगर कोई है तो वो राजीव गांधी है। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री अगर किसी को कहा जाएगा तो वो कौन है? वो है मोरारजी देसाई, ठीक है। जो युवा प्रधानमंत्री जो विदेश में मरे, ठीक है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। 65 की वार के बाद पाकिस्तान से समझौता करने के लिए वो सोवियत यूनियन, उस समय के यूएसएसआर, ठीक है, के एक शहर में गए थे। उस शहर का नाम है ताशकंद। आजकल ये ताशकंद जो शहर है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तब ये सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर का हिस्सा होता था। और वहीं पर 10 जनवरी 1966 की रात वो सोए और 11 जनवरी 1966 को सुबह उनकी लाश मिली। तो विदेश की धरती पर मरने वाले प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत के एक प्रधानमंत्री की डेथ बाहर हुई है सोवियत यूनियन के ताशकंद नाम के शहर पर। यहाँ लिख लो, कौन से शहर में? ताशकंद। तभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, आजकल उज्बेकिस्तान की राजधानी है। प्रधानमंत्री जो कि ऑन पोस्ट मरे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने पद पर रहते हुए मरे, अपनी मौत मरे थे वो। इंदिरा गांधी अपने पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनको गोली मार दी, ठीक है। उनके ऊपर तड़ातड़ कई राउंड फायर किए। 60 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में सीधे के सीधे पेनिट्रेट हो गई। और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इसी दिन उनकी मौत हुई 31 अक्टूबर 1984। ये सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ये खालिस्तानी मूवमेंट से थोड़ा सा प्रभावित माने गए। इन दोनों को फांसी दी गई। भारत में संता बंदा का जो जोक चलता है वो इन्हीं दोनों गार्ड्स के नाम पर चलता है, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह है। इसके अलावा विदेश की धरती पर और ऑन द पोस्ट मारे गए प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु जो है वो ताशकंद शहर में 11 जनवरी 1966 को हुई थी और इनकी मौत विदेश में हुई थी, ठीक है। तो ऑन पोस्ट मरने वाले 3 प्रधानमंत्री। कई लोग कहेंगे कि राजीव गांधी का नाम यहाँ पे नहीं है। राजीव गांधी जिस समय मारे गए उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह या बीपी सिंह, और राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। उनकी भी हत्या की गई तमिलनाडु में, लेकिन वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत में
बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है? शायद आपको लग रहा होगा कि आप किसका नाम लें, तो फर्स्ट ओबीसी जो पीएम है वो है एच.डी. देवेगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है। भारत में बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाले प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा है। इसके बाद दूसरे बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वैसे अपने भाषणों में कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो मोदी कम्युनिटी है वो गुजरात में बैकवर्ड में है, तो बैकवर्ड वो दूसरे बैकवर्ड प्रधानमंत्री हैं। पहले बैकवर्ड प्रधानमंत्री भारत में है एच.डी. देवगौड़ा, वो प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा नहीं आया, पीएम who never present इन लोकसभा, वो प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा ही नहीं आ पाया, उस प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता थे और भारत के किसानों के बहुत ही अगुआ थे चौधरी चरण सिंह। और ये अल्पमत की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। इनको लगता था कि कांग्रेस इनको समर्थन दे देगी, क्योंकि इन्होंने मोरारजी देसाई सरकार को से बहुमत विड्रा करके खुद प्रधानमंत्री बने थे और इन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और लोकसभा में बहुमत सिद्ध होता है इसके पहले इन्हें क्लियर हो गया कि इनकी सरकार अल्पमत की है, तो ये कभी लोकसभा में प्रेजेंट ही नहीं हुए। इनका बर्थडे पड़ता है 23 दिसंबर को, जिसे कि नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में किसका बर्थडे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। मैंने बताया जाटों के किसानों के बड़े नेता हैं, ठीक है। इन्हीं के बेटे थे अजीत सिंह और आज इनका नाती या इनका पौत्र जिसको कहते हैं वो है चौधरी जयंत चौधरी उनका नाम है, और वो आरएलडी नाम की एक बड़ी पार्टी चलाते हैं, उसके हेड है, तो आप इनके बारे में भी जान गए होंगे। अब एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो कि विश्वास मत या फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हार गया। पहला प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम who loses non-confidence motion, who loses non-confidence motion, वो प्रधानमंत्री जो कि विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव हार गया। देखो भारत में विश्वास प्रस्ताव हारने की स्थिति सबसे पहले मोरारजी देसाई की हुई, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट के पहले उन्होंने बाहर ही रिजाइन कर दिया। लेकिन वो प्रधानमंत्री जो फ्लोर टेस्ट तक गए वो है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह फ्लोर टेस्ट में गए, लेकिन ये बहुमत साबित नहीं कर पाए और इसलिए इन्हें रिजाइन करना पड़ा। इनकी पार्टी का नाम था जन मोर्चा, और इनकी सरकार भारत में अपने आप में अनोखी सरकार है, क्योंकि इसने राइट और लेफ्ट दोनों का समर्थन ले रखा था। राइट की पार्टी बीजेपी और लेफ्ट की पार्टी सीपीआई, दोनों ने इसको समर्थन दिया और इस तरह से बीपी सिंह साहब की सरकार बनी। बीपी सिंह का पीरियड इस बात के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है कि उन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू किया 27%, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो लागू किया। अपर क्लास के क्षत्रिय क्लान से आते हैं और राजा है ये इलाहाबाद की कृष्णा रियासत के मांडा के राजा थे। उसके बावजूद इन्होंने बैकवर्ड क्लास को जनरल से सेपरेट करते हुए 3000 समथिंग जातियों को अदर बैकवर्ड कैटेगरी का रिजर्वेशन दे दिया। यादव, कुर्मी, ये सारी जो जातियां हैं इनको रिजर्वेशन 1990 में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दी। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट माइनॉरिटी पीएम कौन सा है, ठीक है। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कौन है? माइनॉरिटी में हिंदू को छोड़ के सभी रिलीजियस कम्युनिटी आती है, सिख भी आती है, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो है वो भारत के पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री रहे। इसी के साथ कुछ फैक्ट हो गए हैं, इतना आप तब तक तैयार करिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।